हर किसी की ज़िंदगी में ये ब्लैक बॉक्स ज़रूर आता है। ये वो ब्लैक बॉक्स है, ये वो गुमराह काला अंधेरे वाला डब्बा है जिसके अंदर आपकी खुशियाँ, आपकी जवानी, आपके वो लम्हात, वो सिचुएशन सब ये बॉक्स खा जाएगा। इस बॉक्स को कहते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन। होती क्या चीज़ है, मेरी सिचुएशन, मेरी लाइफ के अंदर किस तरह ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन आया, निकलना किस तरह है, गोलियों का फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, मेंटोर से, किसी साइकियाट्रिस्ट से, लोगों से अपनी सिचुएशन शेयर करने का फ़ायदा है या नहीं है, वैलिडेशन क्या चीज़ होती है और इसका अपनी ज़िंदगी में आने की क्या क्या रीज़न्स हैं और अपने आप को आप कैसे बचा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे मुताबिक एंग्जाइटी और डिप्रेशन सिर्फ इन 3 वजहों से आता है। आपकी ज़िंदगी में अगर आप पावरलेस, होपलेस या हेल्पलेस महसूस करते हैं, यानी आप बेबस हैं, बेख्तियार हैं और मायूस हैं। ये क्या चीज़ें होती हैं? पहले नंबर पे ले लें पावरलेस महसूस या बेख्तियार महसूस करना। आपका बॉस है, आपको कुछ कह देता है, आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से कुछ नहीं कहते, आप मजबूर हैं। आपका हस्बैंड, आपकी सास आपको कुछ कह देता है, आप अपने रिलेशन को बचाने के लिए कुछ नहीं कह पाते और आप मजबूर हैं। बहुत सारी दफ़ा आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। आपने उस सिचुएशन को अब अपने जहन में रख लिया है कि काश मैं उसको बेहतर तरीके से बता पाता। तो कभी भी आपके पास इनएबिलिटी हो, यानी आप अपनी बात को, अपने आप को या तो पावर की बेस पर डिफेंड ना कर पाते हो, ताकत से डिफेंड ना कर पाते हो, या अपनी बातों से डिफेंड ना कर पाते हो, आप इस ब्लैक बॉक्स के अंदर चले गए हैं। अब आपने निकलना कैसा है? 2 और रीज़न है जो आपको लेके जाती हैं इसी बॉक्स के अंदर, वो है मायूसी और बेबसी। ये दोनों आपको बताती हैं कि आपकी सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकती, आपके हालात बेहतर नहीं हो सकते। आप जिस जगह पर हैं, आप खुद कुछ नहीं कर सकते, आपने जो भी किया कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। दूसरे नंबर पे आप मायूस हो जाते हैं कि कोई और भी आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं कर पाता। बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ जिसके अंदर मेरी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, कोई रैंक का मसला नहीं है, मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, फैमिली का इशू नहीं है। तो फिर मुझ जैसा शख्स इस बॉक्स के अंदर क्यों जाता है और किस तरह निकल सकते हैं, पहले से बताता हूँ आपको अपनी ज़िंदगी का वाक़या। आज से कोई 8-9 साल पहले यहाँ पर एक शख्स ने मेरी ज़िंदगी के अंदर परेशानी लाई। उसने मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा, मेरे से पावरफुल था, यानी कि मैं उसको अपने रैंक की वजह से, उसकी अथॉरिटी की वजह से कुछ कर नहीं सकता था। उसने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा, फैमिली के बारे में ऐसा कुछ कहा जिसको मैंने पसंद नहीं किया, लेकिन मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं पावरलेस था, मैं मजबूर था। और मैंने अपने आप को कहा कि इसका कोई फ़र्क नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है मेरी कैरियर का, इसके लिहाज इस शख्स का कोई फ़र्क नहीं है, तो ज़िंदगी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़िंदगी गुजरती रहेगी। लेकिन मेरी बॉडी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये शख्स, मेरे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके सामने भी मेरे बारे में बातें कर रहा है जो मुझ तक पहुंच रही हैं। फिर मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि इसका ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं, अगर वो कह रहा है तो कहता रहे, मेरी अपनी ज़िंदगी अच्छी है, फैमिली है, मैं अपने कैरियर के साथ फाइनेंशियली बड़ा अच्छा गुजार रहा हूँ, तो मुझे इन चीज़ों से क्यों फ़र्क पड़ेगा। हर साल पे यहाँ पर मेडिकल का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह चेक की जाती है। तो उसके अंदर डॉक्टर ने कहा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल पिछले साल था उससे अगले साल के दरमियान 3 टाइम आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब मुझे अंदाज़ा होना शुरू हुआ है कि अब ये मेरी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ रहा है। मैं अपनी बीवी से लड़ाई ज़्यादा कर रहा हूँ, बच्चों के साथ मैं उनको डांट ज़्यादा रहा हूँ, चिड़चिड़ापन ज़्यादा है। मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ तो किसी को एक हॉन्क ज़्यादा कर रहा हूँ, यानी उसको बाजा बजा के उसको तंग ज़्यादा कर रहा हूँ। लोगों के छोटे छोटे एक्शन मुझे तंग कर रहे हैं। अब मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जा रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे 6 से 8 महीने लग गए। यानी 6 महीने वो हैं जिसके अंदर मैं मान ही नहीं रहा हूँ कि मेरे साथ कोई इश्यूज़ हैं। लेकिन अब जब फिज़िकली मेरी बॉडीज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं, मुझे स्पोर्ट्स करने को दिल नहीं कर रहा, साइकिल चलाने को दिल नहीं कर रहा, बच्चों को बाहर लेके जाने को दिल नहीं कर रहा, वॉक करने को दिल नहीं कर रहा जो मैं नॉर्मली करता था, जिसको मैं एंजॉय करता था। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब मेरी ज़िंदगी के अंदर इसकी वजह से, इस ब्लैक बॉक्स की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं एक्सप्लेन करने के लिए, यानी इन शॉर्ट, बहुत आसान लफ्ज़ों में, एंग्जाइटी आपको एक्साइटमेंट देती है, आपको एग्रेसिव बनाती है, आपकी हार्ट बीट चेंज करती है, आप लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। डिप्रेशन आपको स्लो डाउन कर देती है, आप खामोश हो जाते हैं, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, अपनी फैमिली से बात करना पसंद नहीं करते। आपको लगता है कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी भी नहीं ला सकता और इनसे मिलने के बाद मुझे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, तो आप बात करना भी बंद कर देते हैं और खामोश हो जाते हैं। और अमूमन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। अब यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर पहली दफ़ा मैंने सोचा कि मुझे
किसी से हेल्प लेनी चाहिए। एक किसी साइकेट्रिस्ट जो मेरा दोस्त था उसके पास मैं गया, उसके साथ अपनी सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ। अब वो मुझे बता रहा है कि आप सिचुएशन से किस तरह गुजरे, मैं अपनी सिचुएशन उसके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जाते हैं साइकेट्रिस्ट या किसी थर्ड पर्सन के पास वैलिडेशन के लिए, यानी वो चाहते हैं कि आप मेरे हालात को, मेरी सिचुएशन को मेरे हक़ में एक्सेप्ट करें कि मैं बेहतर हूँ या मेरे साथ जुल्म हुआ है। लेकिन मेरे साथ ये इशू नहीं था, मैं उसको ये नहीं चाहता था कि वो वैलिडेट करे, लेकिन स्टिल ये बेहतर था। मैंने उसको अपनी बातें बताई और उसने जो है उस चीज़ों को सुना। और अमूमन साइकेट्रिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है वैलिडेट करना, वो आपकी बातें सुनकर आपको मशवरा दे सकते हैं। आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, इन चीज़ों को अवॉइड करें और अपनी ज़िंदगी बेहतर करें। बहुत सारे और डिफरेंट आपको पाथ देंगे ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। लेकिन साइकेट्रिस्ट और दूसरा डॉक्टर जब आप उनके पास जाते हैं तो आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिसिन लें। आप मेडिसिन के जो सबसे मासूम तरीन मेडिसिन है वो है मूड चेंजिंग या मूड बैलेंसिंग मेडिसिन। ये आपके मूड को बेहतर करती हैं, ये सबसे मासूम तरीन है। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट हैं, एंटी एग्जाइटीज़ हैं, डिफरेंट डोजेज़ हैं, डिफरेंट परसेंटेजेस है कितनी आपने लेनी है। यहाँ पर आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी बॉडी को इतनी यंग एज में भी मेडिसिन से मैनेज करना है तो इसका मतलब है कि मेरा अपनी बॉडी पे भी कंट्रोल नहीं है। मैंने उसे कहा कि मैं अपने आप को कोशिश करना चाहता हूँ, अगर ज़िंदगी बेहतर कर सका ठीक है, अगर 6-8 महीने में चीज़ें बेहतर नहीं होती तो मैं मेडिकेशन लेऊँगा, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अब इंजॉय नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैमिली की, जिनके साथ मैं अच्छा वक्त गुजार सकता हूँ, मैं नहीं गुजार पा रहा हूँ। और मेडिसिन जो है वो आपके इस ब्लैक बॉक्स को तो ख़त्म करती नहीं है। तमाम मेडिसिन का एक ही काम है कि आपको एक अलग दुनिया दिखा दें, आपके जो सिम्टम्स हैं उनको ख़त्म कर दें। यानी एक आपका दर्द है और आप कहते हैं कि दर्द ख़त्म हो जाए, तो आपका जो मेडिसिन है, आपकी मेडिसिन वो आपके दर्द को ख़त्म करती है, लेकिन किस वजह से दर्द है उसका उससे कोई काम लेना देना नहीं है। इसी तरह जो मेडिसिन्स हैं एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, वो आपके सिम्टम्स ख़त्म करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी जो ख़राब हो रही है, रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, एटलीस्ट वो तो ख़राब ना हो, आपके ऑर्गन्स बेहतर हों, काम तो सही तरह करें। लेकिन इन मेडिसिन का नेगेटिव इम्पैक्ट भी ज़रूर होगा आपके स्टमक के साथ, आपकी बॉडी से यूज़ टू भी होती है। फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं, अगर आपको एंग्जाइटी ज़्यादा हो, कम करनी है तो आप उसको कम करते रहें ताकि आप उससे निकल सकें। अमूमन 3 से 4 सालों में लोग इससे बाहर निकल भी आते हैं और कुछ लोग सारी ज़िंदगी लेते रहते हैं। अब मैंने अपने आप को इससे बाहर निकाला है, मैंने सोचा कि मैंने मेडिसिन नहीं लेनी है, अब कोशिश करते हैं किस तरह होगा। तो अब मैं अपनी ज़िंदगी से आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकाला। सबसे पहले नंबर पर है आपका पर्पज़ आपका कैरियर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, नेचर हो सकती है, लोगों की मदद करना हो सकता है, मज़हब हो सकता है। मेरे लिए मेरा मज़हब और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने उनको अपना पिन पॉइंट कर लिया कि मैंने कोशिश करनी है मज़हब में, और अपनी फैमिली को जिस तरह मैं टाइम दे रहा था, जिस रूटीन पे कर रहा था, वो मैं करता रहूँगा। अगर दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, बच्चों को पार्क में लेके जाना है, इबादत करनी है, मैं उनको उसी टाइम पे करता रहूँगा, उसमें तब्दीली नहीं लाऊंगा। दूसरे नंबर पर होती है आपकी रूटीन, आपकी इबादत की रूटीन है, बच्चों के साथ टाइम आपने क्या देना है उसकी रूटीन है। नाश्ता किस टाइम करते हैं, खाना किस टाइम खाते हैं, वॉक पे किस टाइम जाते हैं, साइकिल किस टाइम चलाते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने रूटीन पे डिफ़ाइन कर ली कि इस टाइम पर मेरा दिल कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, मैं ज़रूर करूँगा। अब मैं अलार्म लगा रहा हूँ कि इस टाइम पर मैं बच्चों को लेके जाना है वॉक पे, इस टाइम पे मैंने साइकिल चलानी है। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है लेकिन अपने आप को मजबूर कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पर ये रूटीन मैं अपनी सेट करता जा रहा हूँ। तीसरे नंबर पे मैंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ईमेल्स हैं मेरी, किताबें हैं मेरी, डॉक्यूमेंट्स, उनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ ताकि जब मुझे वो चीज़ चाहिए तो मुझे मिल जाए। और इस ऑर्गेनाइजिंग में मुझे एक अच्छी फीलिंग में आ रही है। लेकिन अब ये टोटल टाइम जो है, जो इवेंट है 6 महीने पहले हुआ था, डॉक्टर के पास गया, उसके बाद अब ये 2 से 3 महीने हो गए जिसमें मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। चौथे नंबर पे जो आइटम है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, वो थी फिनिशिंग ऑफ पेंडिंग टास्क। यानी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जिनको मैंने अपने दिमाग में कहीं रखा हुआ था कि ख़त्म करूँगा, मैनेज करूँगा। इसमें पानी की टूटी कहीं लीक कर रही थी, घर के अंदर कहीं पेंट का मसला था, उसे पेंट करना था, गाड़ी के टायर का कोई मसला था, अलार्म क्लॉक ख़राब थी, टीवी की तार टूटी हुई थी, पंखे का जो नॉब था वो सही काम नहीं बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम थे जो अगर मैं ना भी करूं तो ज़िंदगी चल ही रही थी, लेकिन अगर कर लेता तो बेहतर हो जानी थी। लेकिन इनको मैंने लिस्ट बना लिया कि क्या क्या काम है। अगले 1 से 1.5 महीने में मैंने इन तमाम छोटे छोटे कामों को 10-15 मिनट देकर ख़त्म करने की कोशिश की। अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ किया, उनको चीज़ों को रखा जिसके लिए मैं
हमेशा पेंडिंग रखता था इस काम को कि करूँगा, अच्छा करूँगा। अगर आपसे ये नहीं भी होता तो अपने आप को इसके साथ बांध लें, यानी फिज़िकली बांध लें। यानी आप अलमारी साफ़ करने आए हैं, ठीक करने आए हैं, अपने आप को रस्सी से बांध लें ताकि आप वो 10 मिनट कहीं और ना जाएं किसी और काम के लिए, और अपने आप को इसमें इन्वॉल्व रखें। इस एक्शन के बाद, अब ये टोटल 9 महीने हो गए हैं, इसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। अब पहली दफ़ा मैं इस शख्स से कोई 3 या 4 महीने के बाद मिल रहा हूँ। ये शख्स जिससे मैं मिलता था तो मैं अवॉइड करता था, उस रास्ते को अवॉइड करता था कि इसके आमने सामने ना हो, क्योंकि जब मैं इसके करीब देखता था, मिलता था, ना चाहते हुए भी मेरी हार्ट बीट तब्दील हो जाती थी, मेरी एक्साइटमेंट अलग होती थी, बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती थी, मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे ये कहना चाहिए था, जिसके मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। फिर उसके बाद मैं चिड़चिड़ा हो रहा था, लोगों से लड़ रहा था, अपने काम में जैसे नॉर्मली मैं किताब पढ़ता था कोई 5 से 7 दिनों में, उन दिनों में मैं एक किताब 1.5 महीने में भी ख़त्म नहीं कर पाता था। इसका मतलब है कि मेरे पास ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी इस चीज़ों की। अब इस शख्स से मैं कोई 9 महीने बाद पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, यानी 3 महीने के बाद, अब मेरी बॉडी जो है बड़ा अच्छा रिएक्ट कर रही है। अब उसमें एक्साइटमेंट नहीं आई है जिसके लिए मैं हमेशा लंबे सांस ले रहा होता था और दुआ कर रहा था कि मेरी हार्ट बीट और मेरी एक्साइटमेंट जो है वो चेंज ना हो, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं होती थी। अब बहुत सारे लोग इसको मज़हब से जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि आप मज़हब में वीक थे इस वजह से ऐसा हुआ। तो इस पर आपने ये क्लिप जो है उन लोगों को ज़रूर दिखाना है। शायद ये मैं बात वैसे ना करता, लेकिन यहाँ ज़रूरी है। मैं चेक रिपब्लिक में रह रहा हूँ कोई 20 सालों से। इस 20 सालों के अंदर मेरी कोई नमाज ज़ाया नहीं है, कोई इबादत ज़ाया नहीं है, कोई रोज़े ज़ाया नहीं है। यहाँ पर जो रोज़े हैं वो भी कोई 21-21 घंटे के रोज़े हैं, वो भी ज़ाया नहीं है। किसी को पैसे ऐसे नहीं है कि किसी ने पैसे मैंने इसको देने हों, किसी के साथ मैंने बुरा नहीं किया है, कोई रिग्रेट नहीं है। यानी इन तमाम चीज़ों में जिसमें एक आइडियल पर्सनैलिटी होती है उसकी तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है, किसी का नुकसान नहीं किया। तो अब इसको मज़हब से अकेला जोड़ना कि आपको मज़हब की वजह से हो रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काबा के तवाफ़ वाली जगह पर जाके ख़ुदकुशी कर लेते हैं। और इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि इंसान की अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, उसकी टांग के अंदर कोई मसला है, तो उसको कहना कि आप खाली इबादत करें, उस टाइम पर उसको उसका इलाज कराना, यानी एक वो बीमारी है, उसकी टांग है, उसको इन्फेक्शन हुआ है, उसकी बीमारी का इलाज कराना है। उसके बाद उसको मज़हब से, नेचर से, पर्पस से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उसे कहें आपने एक्सरसाइज करनी है, इबादत करनी है, आप टांगों को चलाएं, आप चलें, वॉक करें, बहुत सारी चीज़ें जिससे उसकी मेडिटेशन हो सकती है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन अमूमन लोग, ज़्यादातर लोग जब कहते हैं कि वो डिप्रेशन में है तो उनको कहते हैं कि आप इबादत नहीं कर रहे। तो आपने ये क्लिप दिखाना है कि इससे फ़र्क नहीं है, और इन पूरे टाइम के अंदर भी कोई ऐसी इबादत नहीं है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ। अब इस वक्त में ऐसा क्यों हो रहा है और ये शख्स मुझे इतना क्यों मुतासिर कर रहा है, और ये 4 चीज़ें हैं जिसके अंदर पर्पस है, मज़हब उसमें शामिल है। अब पर्पस है, रूटीन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और पेंडिंग टास्क ही ख़त्म करना है। इससे मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। अब मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने इस फेज़ से जब गुजर रहे हो आपने नहीं करनी। उसके पहले नंबर पे ये है कि आप दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि आपकी जो सिचुएशन है इसमें बीवी का रोल है, बच्चों का रोल है, आपकी जो चारों तरफ रिश्तेदार उनका रोल है। उनका सिर्फ ये काम है कि आप वो आपके लिए अवेलेबल रहें, बताएं कि हम आपके लिए हैं, आप जिस सिचुएशन में हैं हम आपको निकालेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन निकलना आपने खुद है, ये याद कर लें। सिचुएशन के अंदर ना वो साइकेट्रिस्ट, ना वो डॉक्टर, ना आपके माँ बाप, ना रिश्तेदार आपको इस बॉक्स से नहीं निकाल सकते। निकलना आपने इसमें से खुद है। चाहे वक्ती तौर पे मेडिसिन ले लें, चाहे साइकेट्रिस्ट से मिल लें, अपने आप को इम्प्रूव कर लें, निकलना आपने खुद है। अगर आप इसमें इल्ज़ाम तराशी करेंगे अपने माँ भाई और बहनों पर, बीवी पे, आपके जो रिश्ते के अंदर तलखी हैं वो दोबारा कभी इम्प्रूव नहीं होंगे। आप खामोश हो सकते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करके अपने आप को अपने बाहर निकालना है खुद। चाहे कोई मेडिसिन लें, चाहे मेडिटेशन करें, चाहे मज़हब का इस्तेमाल करें, चाहे किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें। इसके बाद आपने ज़िंदगी के अंदर, और जितने भी थर्ड पार्टी साइकेट्रिस्ट से आप मिल रहे हैं वो वैलिडेशन के लिए नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात से मुत्तफिक हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब आपका साइकेट्रिस्ट या थर्ड पर्सन एग्री नहीं करता तो लोग अपने दोस्त को तब्दील कर लेते हैं, अपने साइकेट्रिस्ट को तब्दील कर लेते हैं। यानी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हो सकता है उनमें कोई गलती हो। और इस इशू की वजह से जब तक उनको वो शख्स नहीं मिलता जो उनकी बात को मान ले, वो अपनी जो थ्योरी है उस पर कायम रहते हैं, जिससे ना उनके रिश्ते बेहतर होते हैं और ना ही वो इस बॉक्स से निकल पाते हैं। लास्ट में जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की वो ये थी, आज से 30 साल के बाद मैं हमेशा ये सोचूंगा
काश मैं इस उम्र में हूँ, इस एनर्जी में हूँ, इस सिचुएशन में हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय कर सकता हूँ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, फैमिली के साथ। बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे रिलेशन 30 साल के बाद शायद रहे ही ना मेरी ज़िंदगी में। आज अगर मैं उसके लिए 6, 8, 9 या सालों ज़ाया करता हूँ, ये रिग्रेट, ये अफसोस मैं नहीं रखना चाहता। हर दिन मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि मैंने ये रिग्रेट नहीं रखना अपनी ज़िंदगी में। और आप भी कोशिश करें कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा आपके पास। जितनी भी सिचुएशन है, इससे आप खुद निकल सकते हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स करके भी निकल सकते हैं। अपनी राय दीजिएगा कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं, आपने अपने आप को कैसे निकाला, रिलेटिव्स का रोल क्या था, अगर कोई ऐसी टिप है जिससे आपको हेल्प हुई हो, और किस तरह आपने अपने आप को मेडिसिन से दूर रखा या उसको कम किया, अपनी राय दीजिएगा। तवील वीडियो है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और लोग अपनी ज़िंदगी इस ब्लैक बॉक्स की वजह से ज़ाया कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो सकेगी। बहुत शुक्रिया सुनने का।